बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और 1 अक्टूबर 2023 नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी कैंप मोहम्मद आसिम खान ने लगाया हुआ है। इनके साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो क्या था, उसके बाद क्या हुआ, ये हम पूछेंगे मोहम्मद आसिम खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आसिम, क्या हुआ उस दिन, थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइएगा उस सिलसिले में। जी बिल्कुल अंसारी साहब, आज से तकरीबन 6 माह कबल 1 अक्टूबर 2023 को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मेरे कैंप के ऊपर डकैती हुई। 3 अफराद ने आकर मुझ पर हमला किया और मुझसे मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी। इन हमला आवरों में एक का नाम मोहम्मद अजमल सामने आया, जो कि वापडा का मुलाजिम था, कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर, और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सलाउद्दीन, और उनके साथ तीसरा शख्स एक नामालूम था जिसको मैं नहीं जानता, और उसके वाक़या के बाद उसको मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। अंसारी साहब, इस 1 अक्टूबर से कबल भी इन्हीं लोगों ने आकर 29 सितंबर 2023 को मेरे कैंप पर आकर हमला किया था, रात के वक्त 8 बजे। अच्छा। और ये जो 1 अक्टूबर 2023 को वाक़या पेश आया डकैती का, ये दिन को 2 बजे का वाक़या है जी। मेरे साथ ही उस वक्त मौजूद था लियाकत अली, जो कि एक और प्रोटेस्टर है, एहतजाजी है, उसका साथ ही कैंप लगा हुआ है, वो भी मौके पर मौजूद था और वो मौके का गवाह है। अच्छा। उसके सामने ये सारा वाक़या पेश आया, और भी वहाँ पे लोग मौजूद थे जिनके सामने ये वाक़या पेश आया। राहगीर वहाँ से गुज़र रहे थे, उनकी इंटरफेरेंस, उनकी मुदाखलत की वजह से उनका एक बंदा अजमल जो है वो हमने उसको काबू कर लिया, और उसको मौका पर 15 पुलिस को कॉल की गई, उन्होंने अपने नंबर से कॉल की और उसको गिरफ़्तार करवाया। और उसके बाद हम एप्लीकेशन लिख कर ले गए थाना कोसार में। आप भी मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि डकैती की वारदात हुई, उस डकैती में क्या डकैती की उन्होंने? जी डकैती, मारपीट तो हुई, लड़ाई झगड़ा तो हो गया। जी जी। और क्या चीज़ आपसे छीनी गया? देखें अंसारी साहब, डकैती की वारदात उसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन छीनने को सरेआम। जी जी। अगर आपकी दिन दिहाड़े को कैश छीन कर ले जाता है आपसे, या आपका मोबाइल फ़ोन या कोई और कीमती अशिया आपसे छीन कर ले जाता है, तो उसको डकैती ही कहेंगे। अच्छा। अब उसमें डकैती कितनी किस्म की होती है ये तो जो माहिर कानून है वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया, मुझसे कैश छीनी गई, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड मेरे पर्स के अंदर रख कर वो फेंका गया। बाकी उसके अंदर जो कुछ कागजात थे ज़रूरी, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर थे, कुछ कार्ड थे, वो सब कुछ अपने साथ वो लेकर। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं आपके पास भी आया था और आपने मेरा मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड किया, और हम थाने में चले गए। थाने में जो हालात पेश आए उस पर आपने एक पूरा प्रोग्राम भी बनाया। जो ASI वहाँ पे था शहजाद रफ़ीक, और उसके साथ जो एक मावन तफ्तीशी था, उसका नाम कमर अब्बास शाह जी, ठीक है, ये दोनों मौजूद थे। तो जब जैसे अच्छा आसिम, वहाँ उनके साथ एक और भी दूसरी कुर्सी पे ना कुछ लिख रहा था, वो भी पुलिस एहलकार उनका दूसरी साइड पे जो बैठा जी, बिल्कुल बैठा हुआ था। हाँ, बिल्कुल बैठा हुआ था। वो अपना शायद कोई और दूसरे ड्यूटी अफसर का बंदा हो, वो भी तफ्तीशी था, वो भी बैठा हुआ था। अजमल भी वहीं पे बैठा हुआ था, बिल्कुल, और सोफे के ऊपर विराजमान था जी जी, जिसकी आपने वो तस्वीर भी शाया की थी जी जी। तो जैसे ही वो जो तफ्तीशी था उसने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी तो वो आग बबूला हो गया और अपने आप से बाहर हो गया, और उसने कहा कि तुम तो झूठा वकूआ बना कर ले आए हो, ये तो कोई डकैती की वारदात नहीं हुई, ये तो 107 151 का केस है, लड़ाई झगड़े का मामूली केस है। मैं वहाँ मौजूद था, उसने ये भी कहा था कि आप बकवास कर रहे हो। जी बिल्कुल। जब आपने मुदाखलत की उसमें और कहा कि इस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ है, तो उसने आपसे मुखातब करते हुए गंदे और गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया और आपको कहा कि बकवास नहीं करो। नाखुशगवार वाक़या जो उसने कि तुम बकवास करते हो। तो इंतहाई किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल वहाँ पे पेश आई, जो यहाँ पे बयान नहीं कर सकते हम। उसके बाद उन्होंने हम तीनों को बंद कर दिया, मुझे भी, आपको भी और अजमल को भी। और वकूआ क्या बनाया कि जी ये तो 107 151 की कार्रवाई है। 6 घंटे तक मैं वहाँ बंद रहा हवालात में, तकरीबन रात, सिर्फ ये बात करने पे कि उसने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। मैंने कहा आप गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं जी जी। तो गाली देना जुर्म नहीं, उसको गाली कहना जुर्म बन गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल यही बात है। तो उसके बाद आप तो रात को 10 बजे, क्योंकि जब प्रेस क्लब के इल्म में ये बात आई तो आपको तो रिलीज़ कर दिया गया,
लेकिन मुझ पर मुसलसल ये दबाव डाला जाता रहा पुलिस वालों की तरफ से कि जी आप अजमल के साथ राज़ीनामा कर लें। तो जिस पर मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि डकैती की वारदात में राज़ीनामा नहीं होता, आप इनसे मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरी नकदी और जो मेरा सामान छीना है वो आप वापस ले दें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जिस पर वो राज़ी नहीं हुए पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मामला अदालत में जाने जाए, अदालत जाने और मैं जानूँ, वहाँ पे फिर झूठ और सच का फैसला तो अदालत करती है, थाना नहीं करता। तो 2 दिन तक उन्होंने हमें हवालात में रखा। तीसरे दिन उन्होंने हमें अडियाला जेल भेज दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के सामने भी पेश किया, उनको भी मैंने सारी बात बताई। पुलिस ने वहाँ भी गलत बयानी से काम लिया और मुझे कहा जी कि ये दरख्वास्त बाज है, ये खामखा दरख्वास्त बाजी कर रहा है, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। भाई जब मेरे साथ कोई वाक़या पेश आएगा, कोई वारदात होगी, तो मैं क्या थाने जाकर उसको रिपोर्ट ना करूं? क्या थाने जाकर मैं दरख्वास्त ना दूं? तो मेरे साथ अगर 1 महीने के अंदर 50 वारदातें होती हैं, 50 वाक़यात होते हैं, तो मैं 50 मरतबा थाने में ही जाकर दरख्वास्त दूंगा, और तो क्या मुझे दरख्वास्त बाज का आ जाएगा? हाँ आसिम, वो कितने मतलब ढिठाई के साथ कह रहे थे कि दरख्वास्त बाजी करता है। दरख्वास्त बाजी जब कोई नाखुशगवार वाक़या है तो दरख्वास्त ही देगा, दरख्वास्त ही देगा ना, और कहाँ जाए? और क्या करेगा? पुलिस ही है ना, तो और किसके पास हम जाएं, किसके पास जाएं? नासिम, मैं वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। आप जब हम तीनों कैद थे हवालात में, तो उस वक्त आपको पता है कि वो नाखुशगवार जब वाक़या पेश आया, उसने मुझे यहाँ से गिरबान से पकड़ा, मेरा कमीज़ भी फाड़ दिया था। जी बिल्कुल। और वहाँ वो जो अजमल था उसके साथ वो कानाफूसी भी कर रहा था, विस्परिंग भी कर रहा था। बिल्कुल। देखिए ना, लगता है कि कोई ख़ास किस्म के उसको अहकामात थे जिसकी वजह से वो उसके साथ डिस्कशन कर रहा था। जी, असल में ये जो वारदात हुई इसका पूरा एक पस मंज़र है। अब वो एक लंबी तफसील है, उस पर फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर बैठा हुआ हूँ, ये हमला दरअसल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, पुलिस की मावनत के साथ हुआ। पुलिस सारी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पुलिस के चंद मुलाजिम और कुछ और सरकारी मुलाजिम वो इस प्लानिंग में शामिल थे, और पूरी एक ये सिंक्रोनाइज प्लानिंग थी कि जी आप इस पे हमला करेंगे, ये दरख्वास्त लेकर हमारे पास आएगा, हम इस दरख्वास्त को कबूल नहीं करेंगे, इसको 107 151 का वो वकूआ बनाकर इन दोनों को बंद कर देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोबाइल फ़ोन छीनना था। और वो मोबाइल फ़ोन क्यों छीनना चाहते थे? क्योंकि मैं अपने वो जो दुश्मन है जिनके ख़िलाफ़ मैं प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर क्योंकि आवाज़ उठाता हूँ, इंसाफ की अपील करता हूँ, जो उनको नापसंद है, इसलिए वो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, और प्लस क्योंकि उसी मोबाइल फ़ोन से आपको पता है, आपके इल्म में होगा कि मेरा रोज़गार भी चलता था, क्योंकि मैं एक बिलागर भी हूँ और ऑनलाइन मैं इसका ये काम भी करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ बिलाग्स के लिए। तो वहाँ से मुझे एक हफ़्ते का 1500-2000 रुपया वो मिल जाता था। तो इन्होंने एक तो सोशल मीडिया पर मेरी आवाज़ को दबाया और दूसरा मेरे इस रोज़गार पर भी हिट किया। रोजगार तो आसिम आपके पहले भी बहुत सारे उस पे शबे खून मारा गया। ये शबे खून क्योंकि 28 नौकरियों से मुझे निकलवाया गया। वो पूरा एक मतलब प्रोग्राम आपने पहले भी किया था। आसिम, मैं जब देखा ना कि कोई नहीं इस पे कोई पेश रफ्त हो रही, आपको याद होगा सऊद कियानी जो वहाँ उसी थाने में बैठते हैं, तो मैं उनसे जाकर मिला, उनसे मैंने सारा वाक़या बयान किया। फिर एक दफ़ा यहाँ हमारी जो जामिया मोहम्मदिया है, इसमें हम इत्फाक से दोनों मौजूद थे, मैं भी बावजू था, वो भी बावजू था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बावजू मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूँ कि शहजाद रफ़ीक और कमर अब्बास शाह इन्होंने मिसबिहेव किया है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा जी आप ऑफिस आना, वहाँ बैठ के बात करेंगे। शायद मस्जिद में सच बोलना उसको मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ गया। तो मुझे क्या कहता है जी वो तो कह रहे हैं जी ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। तो फिर 6 घंटे तक हवालात में हमें किस लिए रखा गया? तो वो मैंने कहा जी अब क्या होगा? कहते हैं जी अब आप जो है ना वो नहीं मुतमईन है। मैंने कहा मैं यकीनन मुतमईन नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ जी, अब मेरी तकलीफ़ का अजाला कैसे होगा? तो मुझे कहते हैं जी आप इसकी चाहें तो तफ्तीश दोबारा इंटरोगेशन इसकी करवा सकते हैं। तो अब मुझे वैसे दरख्वास्त देने से पहले भी आसिम लोगों ने कहा था, क्योंकि ये पुलिस का मामला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी है, तो वो अभी आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो मुझे आसिम अभी तक उनकी वो बात मुझे सच लग रही है। लेकिन हम भी इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे और इस मामले को इंतहा तक पहुंचाएंगे। उसके बाद 20 दिन मैंने बेगुनाह अडियाला जेल में गुजारे।
सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया, मुझ पर ही हमला हुआ, मेरी ही कैश छीनी गई और मुझे ही 20 दिन अडियाला जेल में गुजारने पड़े। वो तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब वहाँ पर आए, उन्होंने ज़ाती मुचलकों पर मुझे वहाँ से रिहाई दी। 20 दिन के बाद आकर मैंने दोबारा से अपने मामले को उठाया और जितने भी कानूनी फोरम थे उनको यूज़ किया। सबसे पहले तो ये 1 अक्टूबर 2023 की ये दरख्वास्त है जो मैंने थाने में दी थी। उसके बाद जब मैं वहाँ से रिहा हुआ और रिहाई पाने के बाद तो मैंने इनके जो SSP ऑपरेशन है उनको एक एप्लीकेशन दी, ये कि जी ये मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और ताकि आप इसकी मामले की इंक्वायरी करें और पुलिस को मुतलका जो थाना है उसको FIR दर्ज करने के अहकाम जारी करें। और वो उसके बाद जो ये वाली एप्लीकेशन थी SSP ऑपरेशन साहब वाली, ये रूट होती हुई दोबारा SDPO साहब के पास आई जो कि उसी थाने में उनका ऑफिस है। तो लाजिम बात है कि उन्होंने क्योंकि वाकई उसी थाने में पेश आया और उन्हीं जो वो पुलिस वाले थे जो ASI शहजाद रफ़ीक और कमर अब्बास शाह, वो उन्हीं के मतलब मातहत पुलिस मुलाजिम थे, तो पेटी भाई थे। तो उन्होंने तो उनकी फेवर ही, उन्हीं के बयान पर ही अपनी रिपोर्ट जारी की और उसमें लिखा जी कि नहीं ये तो दरख्वास्तबाजी करता है, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन जो NCHR को दी, जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, जी जी ठीक है, उसमें मैंने दरख्वास्त आपकी एक ही है, दरख्वास्त एक ही है आसिम आपकी, जी जी, आप प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ जी जी 20/12/2023 को ये मैंने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में दरख्वास्त दी कि, और जिसमें ये लिखा गया जनाब उसमें कि आप इस मामले की जो है ना ये पूरी इनकी इंक्वायरी करें। जिसके बाद उनको लातादाद नोटिस गए, उसके बाद जी उनको रिमाइंडर गए, ठीक है। तो ये मामला तकरीबन 22 दिसंबर तक ये चलता रहा। ये पुलिस की ये रिपोर्ट्स वहाँ से आती रहीं, लेटरबाजी ये सारी चलती रही, लेकिन IG लेवल तक ये मामला गया, लेकिन किसी ने भी FIR दर्ज करने के अहकाम आसिम, एक तो FIR दर्ज करने के अहकाम नहीं दिए गए, जो नाखुशगवार वाक़या मेरे साथ थाने में पेश आया ना उसको सीरियस लिया गया जी। वो जैसे कह रहे कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, कोई मतलब उस पर सीरियस। मैंने सऊद कियानी को मस्जिद में खड़े का, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे साथ ज़्यादती की आपके एहलकारों ने, लेकिन उनको पता नहीं इस बात पे यकीन नहीं आया जी। अच्छा, ये अक्टूबर में ही मैंने जो है वो वफाकी मुतसिब साहब को एक दरख्वास्त दी, ठीक, वहाँ से इनको नोटिस गया, हीयरिंग भी हुई। उसके बाद जनाब इनकी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की, उस रिपोर्ट का जवाब भी मैंने दिया। जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की NCHR में, उसका भी मैंने जवाब दिया उनको। 26 दिसंबर 2023 को वहाँ से फ़ैसला जारी हुआ। जो वफाकी मुतसिब साहब की जो अदालत है उन्होंने उसमें यही लिखा कि ये जो कोर्ट का मैटर है, ठीक है जी, फॉर विच द प्रॉपर फोरम इज़ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एंड नॉट दिस ऑफिस, देयरफॉर नो फर्दर एक्शन इज़ टेकन। उन्होंने कहा जी कि इसमें ये जो है इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस एंड असेसमेंट। तो वो कहते हैं कि जी इसके लिए प्रॉपर फोरम जो है वो जो मातहत अदलिया है वो है। अब उसके बाद इसके पैरेलल ही मैंने इन्हीं दिनों में एक एप्लीकेशन जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को दी थी, इसी केस की जी जी FIR के अंदराज के लिए जी जी, जो कि देगी जी 7/11/2023 को ये अपील होती है जी। इसको कहते हैं 22A और 22B, ठीक है। ये मामला काफ़ी तकरीबन 2-3 महीने तक चलता रहा जी। 6-7 पेशियाँ भी अंसारी साहब मैंने भुगती वहाँ पे, अकेला मैं ही वहाँ पे पेश होता रहा। पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट तलब की, उसके बाद जनाब सरसरी से सवाल जवाब मुझसे किए, जो एक 5 मिनट की समाअत हुई, ठीक, जज साहब ने की। उसमें यही पूछा जी कि आपके पास मोबाइल फ़ोन की रसीद है? तो मैंने जज साहब से कहा जी कि वो तो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, तो फिर ये मतलब कैसे साबित हो? तो मैंने कहा जी मौके का गवाह जो है वो लियाकत अली है, जिसके सामने ये सारा
वाकया पेश और आया दूसरा है, जिसने 15 पे कॉल की जी थी, 15 पे कॉल की है, वो आप मौके का उसको बुला गवाह है। सकते हैं। तो आप FIR का इंदराज करें। जब केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे केस को साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, तो जज साहब ने फरमाया जी कि ठीक है, अगले हफ्ते इस पे जो है ना वो कोई आर्डर जारी करेंगे। तो जब अगले हफ्ते मैं गया तो मेरे जाने से पहले ही मेरी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है जी। तो बाद में मैं 2-3 हफ्ते चक्कर लगाता रहा तो रीडर साहब यही कहते रहे कि जी जज साहब ने अभी जो तहरीरी फ़ैसला है वो जारी नहीं किया। तो तकरीबन 4 हफ्ते मैंने चक्कर लगाए वहाँ पे, तहरीरी फ़ैसला अभी जारी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। मुझे कहा गया जी कि आप इस तरह करें कि दोबारा जो है ना वो हाई कोर्ट से आप रजू करें। तो इंशाल्लाह अभी इस दौरान आपको पता है कि इलेक्शन का वो दौरा आ गया, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि कोई हुकूमत बन जाए और उसके बाद इस दोबारा मामले को उठाया जाए और मैं हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह उस फैसले की कापी लेकर दोबारा से जाऊंगा। और जनाब जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा उनको एप्लीकेशन दूंगा कि इन जो मुजरम हैं, ये जो पेशा वर मुजरम हैं, अजमल सिक्योरिटी गार्ड सलाउद्दीन और उनके साथ जो नामालूम शख्स था उनका साथी, इनके ख़िलाफ़ डकैती की वारदात की जो 1 अक्टूबर को वाक़या पेश आया, FIR दर्ज करने के अहकामात जारी किए जाएँ। और साथ ही मैं जो चेयरमैन सेनेट हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी स्पेशल पावर को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन जो हैं वो कायमा कमेटी बराए दाखिला के, उनको मेरी दरख्वास्त भिजवाएँ। मैं उनको अपनी दरख्वास्त भिजवाऊँगा और वो वहाँ से स्पेशल आर्डर जारी करें FIR के इंदराज के, ताकि पुलिस को ये एडवाइज़ किया जाए वहाँ से कि जी वो इस मामले की FIR दर्ज करें। पुलिस को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए FIR के इंदराज पर। देखिए अंसारी साहब, मामला कहाँ जाना है? अदालत, मामला अदालत में जाएगा। जी 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 जी। तो मैं मामले को अदालत में लेके जाना चाहता हूँ, तो किसी गलत फोरम पर तो नहीं लेके जा रहा हूँ। जी जी। क्यों पुलिस और उनके जो ऑफिसर हैं और IG ऑफिस वो इस मामले से कतरा रहे हैं कि मामला अदालत तक ना जाए? इनको क्योंकि ये डर है जब केस ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे तमाम विटनेस और तमाम गवाह और शहादतें और इस मामले की पूरी इंक्वायरी होगी। अदालतें अपने ज़राए से भी इंक्वायरी कराती हैं, तो मामलात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें नंगी होंगी। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि मामला कोर्ट में जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट ये फैसला करे कि मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ। अगर कोर्ट ये समझती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोर्ट उसके मुताबिक मुझे सजा दे। और अगर कोर्ट ये समझती है कि इन लोगों ने डकैती की है और इन्होंने ये वारदात की है, तो मैं ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कोर्ट होगी जहाँ भी मेरा केस जाएगा, कि इनको पूरी से पूरी सजा दी जाए। और इनके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जिन लोगों के कहने पर इन्होंने ये सारी वारदात की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जो पुलिस मुलाजमीन और जो सरकारी मुलाजमीन जो पसे पर्दा रहकर इस तरह की गलीज प्लानिंग करते हैं, लोगों पर हमले करने की प्लानिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इनमें से कुछ 4-5 लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, तब ये लोग बाज आ जाएंगे। आसिम, बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इंसाफ जो है ना आपको दिया जाए। भाई आपको पता होगा कि 6 जजों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उसको ख़त लिखा है कि हम पर दबाव है, हमारे घरों में कैमरे लगाए गए। अब जब चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो महफूज नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। जैसे इमरान खान ने कहा था ना जज को कि जज साहब आप खुद आज़ाद नहीं है तो आप मुझे क्या आज़ाद करने के अहकाम जारी करेंगे। तो बहरहाल ये है कि सिस्टम हमारा बहुत ख़राब हो चुका है और इंसाफ ना होने की वजह से लोगों को बड़े ही मसाइल का सामना है, बड़े ही परेशानियां हैं। मेरी भी आला अदलिया से, मुतलका हुकाम से ये गुजारिश है कि जो हम आवाम करोड़ों अरबों रुपया का टैक्स देते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें सुकून दिया जाए, हमारे माल जान इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो हमें मिलना चाहिए। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।